बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। अच्छा जी, तकरीबन एक महीने का वक्फा पड़ गया लेक्चर्स में, क्योंकि मैं मौजूद नहीं था यहाँ पे। तो आज हम डिस्कस करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। DSM-5 TR को हम पढ़ रहे थे और हमने DSM-5 TR का जो डिसऑर्डर है वो लास्ट टाइम हमने मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर शुरू किए थे। तो आज हमारा जो डिसऑर्डर है दैट इज स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिकली स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर को। ये DSM-5 TR भी मैंने खोला हुआ है, ठीक है, इसका क्राइटेरिया है और मैं आपको वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ। सेम चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं, ज़रा इजी करके यहाँ पे लिखा होता है वेबसाइट पे। Stereotypic movement disorder is a condition in which a person engage in repetitive, often rhythmic but purposeless movements. होता क्या है यहाँ पर कि स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स में, मूवमेंट डिसऑर्डर में जो बच्चा है, बेसिकली बच्चा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में जो है ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी पढ़ा है, उसमें हमने ऑटिज्म भी पढ़ा है, ADHD भी पढ़ा है। तो ये बेसिकली हम इस वक्त पढ़ रहे हैं मूव चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स। तो ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। इसमें रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं, पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। कुछ मूवमेंट्स हमारी ऐसी होती हैं जिस तरह मैं हाथ में लाता हूँ आगे और मैं कप उठा लेता हूँ, गिलास उठा लेता हूँ, तो मेरा बाजू जो है वो मूव कर रहा है, बट इट इज पर्पसफुल मूवमेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, तो इस डिसऑर्डर में रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, बार बार। स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट हम कहते हैं जो बार बार हो रही हो, एक जैसी मूवमेंट्स हो रही हो, और ये मूवमेंट्स जो होती हैं ये पर्पसलेस होती हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसकी सिम्टम्स में कि किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं, वो सिम्टम जब हम इसकी पढ़ेंगे। For this behavior to be considered a disorder, the repetitive movement must continue for at least 4 weeks. अच्छा जी, अगर आपने इसको डायग्नोज करना है तो फिर ये जो मूवमेंट्स हैं ये कम से कम 4 हफ्तों तक जो है वो रहनी चाहिए, लगातार हों। और दे मस्ट इंटरफेयर विद द पर्सनल नॉर्मल डेली फंक्शनिंग। और उसके अलावा जो है ये बच्चे की जो नॉर्मल डेली फंक्शनिंग है, जिसमें उसकी स्कूलिंग आ जाती है, जिसमें उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, जिसमें उसका प्ले एंड लेयर टाइम आ जाता है, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप आ जाते हैं, दोस्तों के साथ खेल कूद का वक्त आ जाता है, तो ये जो है ये उसकी नॉर्मल डेली जो रूटीन है, जो फंक्शनिंग है, वो उसको मुतासर करें। तब हम कहेंगे कि बच्चे को जो है वो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है। आगे इसके सिम्टम्स की जानिब आ जाते हैं। द रेपिटेटिव मूवमेंट्स दैट आर कॉमन विद दिस डिसऑर्डर इज इंक्लूड रॉकिंग, ठीक है जी, बैंगिंग द हेड, ठीक है, कि जो है वो रॉकिंग कर रहा है, उसको जो है वो एक लर्ज रहा है, उसकी बॉडी लर्ज रही होती है। बैंगिंग द हेड उसका होता है, ठीक है, वो हेड को जो है या तो सर में कोई चीज बार बार मार रहा होता है, या सर को दीवार के साथ टकरा रहा है, या फर्श के साथ टकरा रहा है, यानी अपने हेड को जो है वो बैंग कर रहा है। सेल्फ बाइटिंग होती है, अपने आप को जो है वो काट रहा होता है, नेल बाइटिंग हो सकती है, सेल्फ हिटिंग हो सकती है, पिकिंग द स्किन हो सकता है, हैंड शेकिंग और वेविंग हो सकता है, माउथिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी बार बार चीजों को जो है वो या तो सर मार रहा होगा, या सर में कोई चीज मार रहा होगा, या हाथों को फ्लैपिंग वेविंग कर रहा होगा बार बार, या अपने आप को सेल्फ हिटिंग कर रहा होगा। क्योंकि ये दो चीजें, एक बात याद रखें कि जब हम इसके स्पेसिफायर की बात करते हैं, इसकी टाइप्स की बात करते हैं, तो दो तरह के स्पेसिफायर होते हैं स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के। एक तो होता है विद सेल्फ इंजरी एंड विद आउट सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर एंड विदाउट सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, यानी अपने आप को नुकसान भी पहुंचाते हैं समटाइम, और बाज दफा जो है ये इसकी टाइप नुकसान ना पहुंचाने वाली भी होती है। इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं? द कॉजेज ऑफ स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर इज नॉट नाउन। अभी तक तो इनकी कोई जो है वो वाजे कॉज जो है वो पता नहीं चल सकी। हाउएवर द मूवमेंट टेंड टू बी इंक्रीज इफ द पर्सन इज स्ट्रेस्ड। मोस्टली जो लिटरेचर है, जो मैंने 5-4 वेबसाइट्स ये देखे, जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे, ये मैंने 1 2 3 4 साइट्स खोली हुई हैं, तो मैंने जितनी भी साइट्स से इसको पढ़ा है उसकी जो मेन कॉजेज हैं उसमें यही बताया गया है कि जो जब बच्चा स्ट्रेसफुल होता है, जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जब वो बोर हो जाता है, तो इस तरह की जो है वो मूवमेंट्स फिर स्टार्ट हो जाती हैं। Some things which have been shown to cause the disorder are certain physical conditions, head injuries, use of some drugs. उसके अलावा जो है वो हेड इंजरी अगर किसी बच्चे को हो जाती है,
कोई फिजिकल कंडीशन उसकी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, कोई चोट लग जाती है सर में, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लग जाती है, या फिर जो ड्रग्स होती हैं कोकीन वगैरह, एम्फेटामिन, इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं, उनको ड्रग्स को लेने से भी जो है वो रेपिटेटिव पर्पसलेस मूवमेंट्स स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है जी। फिर कितना ये कॉमन है, द कंडीशन मोस्ट ऑफन अफेक्ट चिल्ड्रन विद न्यूरोलॉजिकल ब्रेन एंड नर्व डिसऑर्डर, ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल, इट इज मोर कॉमन इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस देन अडल्टहुड। ठीक है जी। ये जो है ये ज्यादातर जो है वो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में होता है, इसलिए इसको चाइल्डहुड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अडल्टहुड में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बट कैन अकर एट एनी एज, बहरहाल ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इज मोर कॉमन इन बॉयज देन गर्ल्स। ठीक है जी, बॉयज में ये ज्यादा होता है। ठीक है। और ये क्या है, ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है, न्यूरोलॉजिकल मोस्ट ऑफन इफेक्ट चिल्ड्रन विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वो बच्चे जिनको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं इस कंडीशन के अक्कर होने के। उसके बाद आप इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, इफ सिम्टम ऑफ स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर आर प्रेजेंट द डॉक्टर विल बिगिन टू एन एनी विल बिगिन एन एवेल्युएशन बाय परफॉर्मिंग द कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम। ठीक है जी, मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है, उसको लिए जाने, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री हो सकती है, फिजिकल एग्जाम किया जाता है। इसके लिए कोई लैब टेस्ट वगैरह जो है वो अभी तक नहीं बने हुए, बहरहाल फिर भी कुछ न्यूरो इमेजिंग स्टडीज, एमआरआई वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह लिए जा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो ब्लड टेस्ट कुछ किए जा सकते हैं इसको रूल आउट करने के लिए। तो ये था स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर।